नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने समानता के अधिकार को देखा था और आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने वाले हैं। स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए हैं 19 से लेकर 22 में, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 19, जिसमें कुल मिलाकर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई थी, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है, जो कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, इसे क्या कर दिया गया, अब समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उन्हें हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रताएं दी गई है और अनुच्छेद 19(2) में इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19(1)(a। देखिए, सबसे पहली जो स्वतंत्रता दी गई है वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। तो वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे आजकल कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी ताकत है जनता के पास में वो है बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात हमारे जो भी विचार है उन विचारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, किसी मंच के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पुस्तक के माध्यम से हो, चाहे लेख के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से हम जो है हमारे विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता में हम लोगों ने जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या किया है, शामिल किया है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे, तो 19(1) के सेक्शन ए से। फिर आता है बी, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तो हमारा ये मूल अधिकार है कि हम लोग जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, या फिर ऐसी सभा का आयोजन कर सकते हैं जो किसी उद्देश्य से हो। लेकिन ऐसी सभा को भंग भी किया जा सकता है यदि वो बिना हथियारों के हो रही हो, लेकिन उसका मकसद देश की अस्मिता को क्या पहुँचाना हो, खतरा पहुँचाना हो। तो ऐसी शांतिपूर्ण सभा को भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, चाहे वो बिना हथियारों के भी क्यों ना हो। फिर आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ यानी कि संगठन। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संगठन है, जैसे किसान संगठन हो गया, कर्मचारी संगठन हो गए। तो इस प्रकार के जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है ये हमने सरकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) के भाग सी में दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी जो स्वतंत्रता है वो है देश के किसी भी स्थान पर आवागमन की स्वतंत्रता। तो निश्चित रूप से देश में किसी भी स्थान पर आवागमन की हमें क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर परमिट की भी व्यवस्था है, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधता वाला देश है और हमारे देश में बहुत सारी विविधताएँ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जैसे अंडमान के कुछ क्षेत्र हो गए, निकोबार के कुछ क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जनजाति क्षेत्र भी है। तो उन जनजाति क्षेत्र में आप आवागमन अपने स्वयं की मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सरकार से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो जहाँ जहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार की परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। और बाकी स्थानों पर हमें आवागमन की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति जन्म लेती है कि जहाँ पर जो है आपकी जान को क्या हो, खतरा हो, या फिर समाज में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे समय पर भी आपके आवागमन पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी जो लॉकडाउन चला, उस लॉकडाउन के दौरान जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो प्रतिबंध है ये किसकी वजह से लगाया गया था, कि व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए या फिर व्यक्तिगत स्वास्थ्य को देखते हुए। फिर आता है ई, देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। तो देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की जो स्वतंत्रता है वो 19(1)(a) में दी गई है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्थान पर निवास करने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हम किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं, यानी कि हम लोग एक राज्य गए तो दूसरे राज्य में जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ की बोली भाषा संस्कृति को सीख सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पर निवास करने से किसी को किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं
तो कुछ स्थानों पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि वहाँ पर उनकी संस्कृति और सभ्यता की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ऐसे स्थानों पर हम लोग जाकर नहीं बच सकते। अगला आता है संपत्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। तात्पर्य ये है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था, उस मूल अधिकार को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया और उसे क्या बना दिया है, केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर आता है जीविका या व्यापार की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है जीविका या व्यापार चलाने की क्या है, स्वतंत्रता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं कि सरकार जो है वो कुछ व्यापारों के लिए कुछ टेक्निकल एजुकेशंस की क्या कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, चाहे उसे दवाइयों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो ऐसे इसके लिए फिर सरकार क्या व्यवस्था करती है, तो सरकार इसके लिए तकनीकी ज्ञान क्या करती है, आवश्यक कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे दवाई गोलियों का विशेष ज्ञान है, तो क्या वो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में इलाज करने के लिए पात्र होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक विशेष योग्यता की क्या आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जो है विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है, और उन योग्यताओं का निर्धारण कौन करती है, सरकार करती है। तो इस प्रकार जो है ये 6 अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों को दिए गए हैं, और इन अधिकारों पर अनुच्छेद 19(2) में क्या लगाया गया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। अर्थात किस सीमा तक ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होंगे और कब ये अधिकार जो है प्रतिबंधित हो जाएंगे, इसकी व्यवस्था किसमें दी गई है, 19(2) में। अगला जो हमारा अधिकार है वो है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। सिद्धि से तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति आरोपी सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति के संबंध में क्या संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 और 21, इन दो के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। चाहे देश में आपातकाल लग जाए, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, इन 2 अनुच्छेदों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके संबंध में क्या संरक्षण प्रदान किया गया उसको। तो उस व्यक्ति को जो पहला संरक्षण प्रदान किया गया है वो ये है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको केवल एक ही बार सजा मिलेगी, उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा कि अपराध के तहत प्रचलित कानून के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अर्थात जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून प्रचलित है उस प्रचलित कानून के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि किसी समय किसी अपराध के लिए सजा 5 साल है और उस अपराध की क्रूरता को देखते हुए उसके बाद सरकार ये घोषणा कर दे अपना विधेयक लाकर कि इस अपराध के लिए सजा कितनी होगी, 7 साल होगी, संशोधन कर दें, तो हम लोग उस समय उस सजा को कितना मानेंगे, 5 साल मानेंगे। अर्थात जिस समय अपराध घटित हुआ है उस समय प्रचलित विधि के अनुसार, कानून के अनुसार की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। उस समय अगर कानून में अपराध की व्यवस्था कितनी है, 5 साल है तो 5 साल, 10 साल है तो 10 साल, और अगर अपराध में के तहत सजा के प्रावधान नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कोई जुर्म कबूल कर भी ले, या फिर यूँ कहें कि पुलिस के टॉर्चर से या फिर अपने स्वयं के डर से या फिर किसी और चीज़ से, तो वो चीज़ मान्य नहीं होगी। व्यक्ति को जो है अपना जुर्म किसके सामने कबूलना होगा, जज के सामने कबूल करना होगा, तो ही वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में मुख्य रूप से 3 बातें दी गई है। तीनों हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितने बार सजा मिलेगी, 1 बार। अपराध के तहत प्रचलित कानून के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राणैतिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 21 तो अपने आप में एक बहुत विशिष्ट अधिकार है, जिसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर की जाती रही है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधि का उल्लंघन किए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 21 जो है इसमें बहुत सारी घोषणाएं शामिल है, जैसे निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, फिर निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक विधि का उल्लंघन नहीं करता है, उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से हम लोग वंचित नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में जो बहुत सारी बातें सम्मिलित की गई, लगभग 35 बातों को सम्मिलित किया गया अब तक, कि जैसे निजता का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो आपको मेनली जो कुछ मेन चीज़ें वो याद रखना है। जैसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार किस में शामिल है, तो अनुच्छेद 21। उसके बाद में शयन का अधिकार पूछा गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेन जो आप लोगों को इसमें याद रखना है। फिर अनुच्छेद 21 में जो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का कहे, प्रत्येक बच्चे का जो जिसकी उम्र कितनी है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, उसका अधिकार है कि उसे क्या प्राप्त हो? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखिए, गिरफ्तारी का मतलब तो होता है किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करना, यानी कि पकड़ना उसको, और निरोध का अर्थ होता है उस व्यक्ति को जेल में रखना या फिर उस व्यक्ति को क्या करना? कैद करके रखना। निरोध का तात्पर्य ये है। तो किसी व्यक्ति को जो है कैद करके अगर रखा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा मनमाने तरीके से, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 22 में जो है 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला ये कि उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण क्या, उस व्यक्ति को जो है ये अधिकार होगा कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अर्थात गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का क्या बताना होगा? कारण बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने से तात्पर्य ये है कि यदि वो न्यायालय की भौगोलिक सीमा में है तो, अर्थात तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को यदि पंजाब में गिरफ्तार किया जाए और उसको मध्य प्रदेश तक लाने में यदि 2 घंटे का समय लगता हो, 2 दिन का समय लगता हो, तो वो दिन हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब वो न्यायालय की सीमा में आ जाएगा तब हम लोग उसे 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। तीसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने दी जाएगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया मनमाने तरीके से, वह व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, विधिक सहायता ले सकता है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है, और इसमें कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 3। एक तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा, और तीसरा उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने दी जाएगी। तो चाहे हम PCS के एस्पायरेंट्स हो, चाहे हम एक साधारण विद्यार्थी हो या फिर एक आम नागरिक हो, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के साथ साथ ही हमें जो है अधिकार प्रदान करते हैं, ताकि हम लोग अगर जीवन में ऐसी किसी घटना से हमारा सामना हो तो हम लोगों को ये पता हो कि हमारे राइट्स क्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।